नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स, कुछ ऐसे कंपनीज देखेंगे जिनमें मुझे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिख रहा है। राइट, दीज आर मिड कैप कंपनीज और बॉर्डर लाइन मिड कैप कंपनीज। करीबन 10,000-12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन टू स्मॉल टू मिड कैप एक तरह से ट्रांजिशन हो रहा है इन कंपनीज का। एंड दीज कंपनीज कुड बी लुक्ड एट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव। 2 से 3 साल का जिनका एक तरह से होराइजन है, दोज काइंड ऑफ पीपल कैन लुक एट दीज कंपनीज। इसमें से 2 कंपनीज ऐसे रहेंगे जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में भी दिख रहे हैं। तो 6 to 8 मंथ्स का एक तरह से जो ट्रेड करना चाहता है, वन कुड काइंड ऑफ लुक एट these companies. So we are discussing 2 sectors over here. पहला जो सेक्टर है that would be metal ancillaries, जैसे ऑटो एंसिलरीज होते हैं, राइट, रियल एस्टेट के प्रॉक्सीज होते हैं, मेटल एंसिलरीज होते हैं। तो मेटल जब बनता है तो उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं एंसिलरी कंपनीज। तो मेटल एंसिलरीज इज वन सेक्टर। 2 कंपनीज फ्रॉम मेटल एंसिलरी स्पेस विच आर इन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एंड अदर 2 कंपनीज वुड बी फ्रॉम द हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। तो थोड़ा पेन है हाउसिंग फाइनेंस में, दैट्स व्हाई द स्टॉक प्राइसेस ऑफ दीज 2 कंपनीज हैव गॉन डाउन, बट द fundamentals of these companies are very much intact, right? So we'll start with the analysis without wasting a lot of time, right? So the first company that we discuss is HEG. इसका market capitalization करीबन 10,500 crores का है, and a sister company of HEG, sister company मतलब peer company और peer competitor for HEG is Graphite India. Similar market capitalization of 10,000, 11,000 crore, right? तो थोड़ा मैं समझा देता हूँ कि ये 2 कंपनीज का सिग्निफिकेंस क्या है। सो इफ यू लुक एट द स्टॉक प्राइसेस, ये दोनों स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, और ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे आर नॉट ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, इतना फास्ट नहीं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इज जस्ट 4%, प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो -36% फॉर द लास्ट 3 years, बट इन द लास्ट 1 year इट्स 42%। एक तरह से काफ़ी री रेटिंग हो चुकी है, मतलब अ लॉट ऑफ फ्यूचर ग्रोथ हैज़ बीन डिस्काउंटेड ओवर ईयर। दैट्स व्हाई आई टोल्ड दैट you should look at a horizon of 2 to 3 years. तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है HEG। सिमिलरली इज द केस विद ग्राफाइट इंडिया। कुछ ज़्यादा सेल्स ग्रोथ नहीं दिख रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ तो -48% का है। ROE भी स्ट्रॉन्ग नहीं, बट स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट? सो यू हैव टू लुक एट दीज 2 कंपनीज फ्रॉम अ बिगर कंटेक्स्ट, होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं थोड़ा कंटेक्स्ट दे देता हूँ, देन इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड वाई आई एम वेरी बुलिश ऑन दीज 2 कंपनीज, राइट? तो क्या है कि हाँ, तो ये कंपनीज दोनों जो है वो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कंपनीज जो है वो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफाइट इलेक्ट्रोड? तो अभी क्या हो रहा है, जब स्टील बनता है तो स्टील 2 तरह के फर्नेसेस में बनता है। एक तो ब्लास्ट फर्नेस होता है और दूसरा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस में आप आयरन ओर लेते हो, लोहा आयरन ओर लेते हो, मतलब पेलेट्स लेते हो उसके, प्लस यू काइंड ऑफ हीट इट अप विद कुकिंग कोल, कोयला से उसको हीट करते हो, प्लस यू ऐड ऑक्सीजन ओवर देयर। तो वो CO2 जो है वो एक तरह से इवेपोरेट होके व्हाट इज लेफ्ट इज आयन दैट इज लेफ्ट, राइट? तो आयन और का आयन बन जाता है विच इज देन यूज टू काइंड ऑफ मेक स्टील, राइट? तो इसमें जो CO2 इवेपोरेट होता है या फिर CO2 रिलीज होता है, इवेपोरेट नहीं बोलना चाहिए, CO2 रिलीज होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एवरी 10 टन ऑफ स्टील दैट इज मेड इन ब्लास्ट फर्नेस, 2 से 3 टन का एक तरह से CO2 एक तरह से रिलीज होता है, राइट? तो इसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल थिंग, राइट? तो बहुत ज़्यादा एक ट्रांजिशन हो रहा है, एक वैल्यू माइग्रेशन हो रहा है फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेसेस टू इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस। तो करंटली जो भी स्टील बनता है, 30% ऑफ द स्टील इज मेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस, एंड द नेक्स्ट 4 to 5 years दिस नंबर इज गोइंग टू गो टू 40%। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में क्या होता है, आप स्क्रैप स्टील लेते हो, जो स्टील ऑलरेडी बना हुआ है उसका स्क्रैप लेते हो, मतलब एक तरह से जो भंगार होता है, भंगार ही समझ लीजिए उसको, स्क्रैप स्टील लेते हो। जरूरी नहीं है भंगार होना चाहिए, बट स्क्रैप स्टील लेते हो। एंड वो जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस होता है उसमें ना ये बड़े बड़े इलेक्ट्रोड्स डालते हैं ये लोग, ये ना ग्राफाइट के बने होते हैं इलेक्ट्रोड्स, और 3,000-4,000 डिग्री, 3 to 4,000 डिग्री सेल्सियस पे एक तरह से हीट किया जाता है। तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन कोयला, राइट? इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन कोल। तो जब ये हीट किया जाता है तो वो स्टील मेल्ट होता है, फिर उसको एक तरह से आप जो भी स्टील बनाना है, या फिर आयरन और मेल्ट होता है या स्क्रैप स्टील मेल्ट होता है, एंड देन यू मेक स्टील व्हाटएवर फ्लैट्स लॉन्ग्स यू वांट टू मेक, राइट? तो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो है, they have around 40% kind of, they are responsible for 40% of the steel, that is 30% of the steel that is getting manufactured right now, and very soon in the next 4 to 5 years it's going to go to 40%, right? तो electric arc furnace जो है उसमें ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स इस्तेमाल होते हैं, राइट? तो देर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट डिमांड ट्रिगर्स फॉर दिस। वन इज कि यूरोप में CBAM का एक रेगुलेशन ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है 1st of January से, राइट? तो
whatever यूरोप विल इंपोर्ट राइट नाउ, जो भी स्टील यूरोप इंपोर्ट करेगा तो वो पूछेगा कि आपने ब्लास्ट में बनाया या इलेक्ट्रिक आर्क में बनाया। अगर ब्लास्ट में बनाया और कार्बन है उसमें इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि कोल इस्तेमाल हुआ है, तो उस पर एक तरह से टैक्स लगाएगा। तो बहुत नुकसान है स्टील एक्सपोर्टर्स का या स्टील मैन्युफैक्चरर्स का। तो बहुत सारे कंपनी जैसे टाटा स्टील फॉर एग्जाम्पल है, यूके में एक तरह से इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस बना रही है, क्योंकि दे वांट, क्योंकि वट एवर सब्सिडीज दैट द गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड यू बिकॉज यू हैव एक्सपोर्टेड स्टील और मैन्युफैक्चर्ड स्टील फ्रॉम इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस, दैट इज समथिंग विच कंपनीज वांट टू टेक। तो एक बहुत सीरियस ट्रांजिशन हो रहा है बिकॉज ऑफ सीबैम्स। तो एक कार्बन टैक्स जो है उसको सीबैम्स कहते हैं। दिस इज वन थिंग। दूसरा चीज है कि चाइना अपने बहुत सारे जो ब्लास्ट फर्नेसेस है उसका एक रिप्लेसमेंट टाइम होता है, सो दे वांट टू रिप्लेस दोस ब्लास्ट फर्नेसेस विद इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस, राइट। तो एक तरह से चाइना जो विच इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील वांट्स टू रिप्लेस ब्लास्ट फर्नेसेस विद इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस। और इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस जब लगेंगे तो उसमें ये जो आप ये ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स देखते हो वो एक तरह से लग के इलेक्ट्रिसिटी जो सस्ती होती है एज कंपेयर टू कोल, कुछ कुछ देशों में कोकिंग कोल तो बहुत महंगा होता है, थर्मल कोल इंडिया में भी सस्ता होता है, राइट। तो कोल थोड़ा महंगा होता है, कुकिंग कोल महंगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज फार चीपर एज कंपेयर टू कुकिंग कोल, दैट्स व्हाई देयर इज अ ट्रांजिशन दैट वी सी, राइट। एंड ग्राफाइट इज वेरी मच यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरीज। तो सिर्फ ये स्टील मेकिंग जो एंड इंडस्ट्री, सिर्फ स्टील नहीं है, एंड इंडस्ट्री ऑटोमोटिव्स है, बैटरीज है, सेमीकंडक्टर्स है, तो बहुत कुछ है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट 3 ट्रिगर्स है फॉर दीज 2 कंपनीज, और बहुत कम कंपनीज है जो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड बनाते हैं, राइट। दीज आर 2 कंट्रीज विच आर इन इंडिया। इस कंपनी ने एक और कंपनी इंटरनेशनल ग्राफटेक नाम की एक कंपनी को अक्वायर भी किया, राइट। तो this is the bull case for this company. The bear case over here is कि कहीं ना कहीं अगर दुनिया बोल दे या फिर चाइना बोल दे कि यार नहीं हम ब्लास्ट फर्नेस में ही खुश है, वी डोंट वांट टू ट्रांजिशन। एक्चुअली यूएस जो है इट वांट्स टू इन एनर्जी ट्रांसिशन में यूएस वांट्स टू स्टिक विद यू नो द ऑयल नेचुरल गैस। चाइना इज अ कंट्री विच वांट्स टू मूव टू रिन्यूएबल्स, दैट्स व्हाई आप उनके कार्स भी देखोगे तो पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गया। तो पूरा जब जो सब कुछ ऑल एग्स इन वन बास्केट अगर कोई रखे तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, बिकॉज चाइना वांट्स टू काइंड ऑफ मूव टू इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेसेस, क्योंकि उनका एनवायरमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है विद व्हाटएवर ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन दे हैव सीन फॉर द लास्ट 20 30 40 ऑड ईयर्स, राइट। तो वो तो होने नहीं वाला, मुझे भी नहीं लगता है, राइट। देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज ये जो ग्राफाइट बनता है, इट इन ऑर्डर टू मेक ग्राफाइट यू नीड दिस नीडल कोक। तो ये नीडल कोक देख रहे हो आप, दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ ऑयल, राइट। तो ये नीडल कोक जो है इट्स नॉट दैट इजीली अवेलेबल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अभी एक अपना खुद कैपेसिटी डाल रहा है नीडल कोक बनाने का, बट अगेन दिस इज इम्पोर्टेड अ लॉट फ्रॉम आउटसाइड। तो अगर ये रॉ मटेरियल में कोई दिक्कत आ जाती है, इसका सप्लाई चेन कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो कहीं ना कहीं आप HEG या फिर ग्राफाइट इंडिया में पेन देख सकते हैं। तो राइट, दीज आर द 2 रिस्क्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, राइट। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं HEG के, राइट। तो मैंने बताया कि ग्रोथ इतना कुछ सॉलिड नहीं दिख रहा है, राइट, बट इफ यू लुक एट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दे हैव कॉन्ट्रैक्टेड इन द लास्ट 1 ईयर, फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, डेट टू इक्विटी कुछ ज़्यादा नहीं है, राइट। CFO टू EBITDA अच्छा है, 0.9 है इस कंपनी का, तो प्रॉफिट दिखाती है, कैश फ्लोज में कन्वर्ट करती है, इन्वेंट्री डेज आर वेरी हाई, बट दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंपनी। आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट द लार्जर पिक्चर ऑफ HEG, राइट। तो ये कंपनी का एक ही प्लांट है, इसके एक और रिस्क है कि इसका एक ही प्लांट है MP में, मध्य प्रदेश में कुछ एक ही प्लांट है। ग्राफाइट इंडिया हैज़ कपल ऑफ प्लांट्स, 2-3 प्लांट्स है, तो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग रिस्क तो नहीं बोलूँगा कि मैन्युफैक्चरिंग एक ही जगह पे लोकेटेड है, तो वो एक दिक्कत है। दूसरा, इस कंपनी ने अपना केपेक्स 2023 में ही कर दिया था, 1 लाख टन्स को एक तरह से बना दिया था फ्रॉम whatever capacity they had at that point of time. अभी recently कुछ 15,000 tons को capex increase कर रही है, right? तो HEG is one company, Graphite India is another company. Again, if you see, इसके fundamentals कुछ इतने strong दिखते नहीं है, 3,800 का cash flow है, free cash flow है, but इसके operating profit margins, net profit margin को इतना strong दिखता नहीं है, इसका भी inventory days काफ़ी ज़्यादा है, right? But it is the larger picture that we need to kind of look at, right? So both the companies are trading in a very strong momentum. These are the 2 companies which you need to track. These are 2 strong companies, right? So these are not stock recommendations. This is level 1 analysis. Please do a level 2 analysis for yourself. I'm not a SEBI registered analyst, तो ये मैं disclaimer देना चाहता हूँ, right? तो
नाउ वी कम टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, राइट? तो ये दो कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस और एप्टस को हम डिस्कस करेंगे, राइट? बट बिफोर दैट, इफ यू वांट टू नो व्हाट कंपनीज व्हाट स्टॉक्स आई होल्ड इन माय पोर्टफोलियो, व्हाट ग्लोबल एसेट्स आई होल्ड इन माय पोर्टफोलियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द मेंबरशिप ऑप्शन. मैं उसमें दुनिया भर की चीज़ें डिस्कस करता हूँ, राइट? इट्स जस्ट नॉट स्टॉक्स, इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स अदर देन स्टॉक्स. पूरा एक बॉटम अप अप्रोच तो हम यहाँ पे करते ही, बट एक टॉप डाउन अप्रोच भी मैं अपने मेंबरशिप चैनल के ऊपर एक तरह से डिस्कस करता हूँ. सो इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड, जस्ट subscribe for a month. If you think it's valuable to you, you can continue. Otherwise, you can discontinue, right? So the next important company or the next two important companies are Home First Finance and Aptus Value Finance, right? So अब क्या हो रहा है कि होम फर्स्ट फाइनेंस की अगर आप बात करें, राइट, तो ये अफोर्डेबल फाइनेंस, अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ये दोनों कंपनीज, राइट? एंड अफोर्डेबल हाउसिंग, तो ये दोनों कंपनीज ऐसे हैं जिनका ग्रोथ 25% से ज़्यादा है. तो अगर आप लोन बुक ग्रोथ देखोगे तो इसका 26% है, इसका 22% है, राइट? तो ये ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज रह चुके हैं, बट इनका ग्रोथ जो है, इनका डिस्बर्समेंट जो है पिछले 2-3 क्वार्टर्स से वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट? तो जब भी मैं एनबीएफसीज एक तरह से एनालाइज करता हूं तो ये फ्रेमवर्क मैं इस्तेमाल करता हूं. तो ये 4 पैरामीटर्स पे एक तरह से मैं एनबीएफसीज एनालाइज करता हूं, उनको डिसेक्ट करता हूं. सो फर्स्ट वन इज लायबिलिटी प्रोफाइल, मतलब अगर आप पैसा उठा रहे हो मार्केट से, आप कितने सस्ते में पैसा उठा रहे हो, बिकॉज बैंकिंग इज अ कमोडिटाइज्ड बिजनेस. बार बार बोल चुका हूं मैं, फिर से बोल रहा हूं क्योंकि ये लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए. इट्स अ कमोडिटाइज्ड बिजनेस. अगर आप सस्ते में आपको पैसा उठाना है और महंगे से महंगे में आपको लोन देना है, अगर आप दे सकते हो या नहीं, राइट? तो लायबिलिटी प्रोफाइल इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बट अगर आप अभी तक जो भी हम एनबीएफसीज डिस्कस किए या जो नहीं किए, उसमें भी अगर आप देखोगे तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सबका कम हो रहा है. तो आरबीआई ने जो रेट कट्स किए उसका इंपैक्ट दिख रहा है. तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है, लोन्स जो है या फंड्स जो है बैंक्स के लिए, एनबीएफसीज के लिए, वो सस्ते हो रहे हैं, राइट? तो आई विल नॉट डेल्व मच इनटू द लायबिलिटी प्रोफाइल, एक्सेप्ट कि इस कंपनी ने क्यूआई भी किया है, उसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बात करूंगा, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैरामीटर विच इज एसेट क्वालिटी, और यहाँ पे पेन दिख रहा है, राइट? चाहे फिर वो होम फर्स्ट फाइनेंस हो या फिर एप्टस हो, ये दोनों कंपनीज में या फिर जनरल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में अगर आप आधार भी देखें, उसमें भी थोड़ा पेन दिख रहा है, राइट? तो लोन्स देना आसान है, बट लोन्स को रिकवर करना, कलेक्ट करना मुश्किल है, और वो काफ़ी क्लियर कट एविडेंट है इन मेट्रिक्स पे. तो क्रेडिट कॉस्ट जो है, इट्स डिट्योरेटेड, ग्रॉस नेट प्रॉफिट मार्जिन, स्टेज 2, स्टेज 3, बाउंस रेट्स, बीटी आउट्स, ये सब एक तरह से डिट्योरेट हुआ. एसेट क्वालिटी कुछ हद तक डिट्योरेट हुई है. जब एसेट क्वालिटी डिट्योरेट होती है तो उसका इंपैक्ट जो है वो ग्रोथ के ऊपर पड़ता है, क्योंकि आपका जो पूरा अटेंशन जो है वो रिकवरी में जाता है, वो कलेक्शंस में जाता है, और आप नए लोन्स नहीं करना चाहते हो. तो वही हो रहा है, राइट? इफ यू लुक एट द डिसबर्समेंट्स, दे हैव गॉन डाउन फॉर दीज टू कंपनीज, द अदर होम फाइनेंस कंपनीज एज वेल. इट्स गॉन डाउन इन द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, राइट? दूसरा जो इंपैक्ट होता है वो ओपेक्स के ऊपर होता है, बिकॉज यू आर नॉट द कॉस्ट टू इनकम, राइट? द कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, फिक्स्ड इनकम उतना ही रहेगा, बट इनकम उतना नहीं आ रहा क्योंकि डिसबर्समेंट्स कम आ रहे. तो राइट, दैट इज वर्सनिंग. इट हैज इंप्रूव्ड ओवर ईयर फॉर दिस क्वार्टर, बट ओवर काइंड ऑफ द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स इट विल वर्सन, राइट? तो होम फर्स्ट फाइनेंस और एप्टिस फाइनेंस आर फेसिंग सम इश्यूज, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस में थोड़ा पेन है, थोड़ा स्ट्रेस है. अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स अगर आप देखोगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में वो रिपोर्ट में लिखा है कि ना कंपनीज द सेक्टर इज ग्रोइंग बाय 20%. आई डोंट थिंक द सेक्टर इज ग्रोइंग बाय 20%. द सेक्टर इज ग्रोइंग बाय 10 to 12%, मैक्सिमम 14%. बहुत सारे रिपोर्ट्स है उसमें करीबन 20-25% लिखा है. जस्ट बिकॉज दीज कंपनीज आर ग्रोइंग बाय 20-25%, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सेक्टर 20-25% से ग्रो कर रहा है. हाउसिंग फाइनेंस इज ग्रोइंग बाय 10 to 12%. दीज कंपनीज आर ग्रोइंग फास्टर देन द सेक्टर बिकॉज प्रोडक्ट मिक्स इनका थोड़ा अलग है, राइट? तो 83% इनका हाउसिंग है, जो कि एक सिक्योर्ड बुक होता है, इसमें यील्ड्स कम होते हैं, राइट? एंड अदर इज एन अनसिक्योर्ड बुक, राइट? फॉर एग्जांपल बिजनेस लोन्स रहते हैं या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रहता है. तो प्रोडक्ट मिक्स जो है वो थोड़ा एक तरह से पूरा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हाउसिंग लोन्स ही करते हैं, बट देयर इज अ मिक्सचर ओवर ईयर. जो बाकी जो सेगमेंट्स होते हैं उसमें थोड़ा यील्ड्स जो है आर मोर बिकॉज द रिस्क ओवर देयर इज मोर एज वेल. सो दीज कंपनीज काइंड ऑफ गिव लोन्स टू Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़, क्योंकि बैंक्स इनको आने नहीं देते Tier 1 में, एंड द प्राइम लेंडर्स डू नॉट वांट टू गो टू Tier 2, Tier 3. तो एक तरह से लोन बुक जो है इनका इट्स नॉट ग्रोइंग एज फास्ट एज इट वॉज ग्रोइंग लेट्स से 3-4 क्वार्टर्स बैक, राइट? तो यहाँ पे जो होम फर्स्ट की भी स्ट्रैटेजी आप देखोगे, तो
गो स्लो ऑन डिस्पर्समेंट्स, तो मैनेजमेंट का टोन काफ़ी कॉशियस था. टैरिफ इम्पैक्ट जो है काफ़ी एविडेंट था. तो यू लुकिंग एट तमिलनाडु, यू लुकिंग एट गुजरात, लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री एक तरह से इम्पैक्ट हुए. ये कंपनी इट वांट्स टू इंक्रीज इट्स को लेंडिंग पोर्टफोलियो फ्रॉम 3% to 10%. तो को लेंडिंग इज ROE एक्रेटिव, इससे ROE बढ़ता है बिकॉज यू नॉट टेकिंग रिस्क ऑन योर बैलेंस शीट. तो दैट इज व्हाट द कंपनी wants to do. लोन बुक का गाइडेंस 25%. तो होम फर्स्ट फाइनेंस का अगर आप देखोगे ROE came to 13%, राइट. तो whenever you dilute equity तो आपका ROE जो है वो कम होता है. Why ROE कम होता है? ROE is nothing but net income divides by shareholders equity. तो shareholders equity जब ना ज़्यादा हो जाती है, because when you dilute equity तो आपको shareholders को ज़्यादा एक तरह से होल्डिंग देना पड़ता है, तो आपका ROE एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो इसका ROE कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. और अगर आप स्टॉक प्राइस भी देखोगे नीचे जा रहा है बिकॉज ऑब्वियसली जो एक तरह से डिस्कस किया मैनेजमेंट ने, एसेट क्वालिटी में थोड़ा डिटोरेशन हुआ है. दैट्स व्हाई दिस थिंग इज गेटिंग impacted. This is one important reason. Plus अगर आप equity dilute करते हो then it is nothing but your EPS is nothing but profits divided by total shares outstanding. तो denominator जो total shares outstanding वो अगर बढ़ जाता है और profitability उतनी ही रहती है तो आपका EPS कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके साथ आपका स्टॉक प्राइस भी कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो सिमिलरली इज द केस विद एप्टिस. एप्टिस का अगर आप देखोगे ना, मैं 2023 में एप्टिस में इन्वेस्टेड था. एप्टिस का स्टॉक प्राइस तभी मेरे को अच्छा याद है 160 to 180 के बीच में ही हर वक्त घूमते रहता था. और मैं इतना अच्छा नंबर्स देने के बाद, इफ यू लुक एट the ROE for Aptus, it is like these are the best numbers. It's a sector leader when it comes to financials or financial metrics. But इसका कभी जो है ना स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाता था. And one of the biggest reason was कि इसमें प्राइवेट इक्विटी एकदम बैठा है, भर भर के बैठा है. प्राइवेट इक्विटी का प्रेशर हर वक्त रहता है, ओवरहैंग हर वक्त रहता है. That's why the stock price never goes up with Aptus. मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है कंपनी, फंडामेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग कंपनी है, राइट. व्हाटएवर डिटोरेशन एसेट क्वालिटी वगैरह में वो तो 2-3 क्वार्टर्स की बात है. बट थ्रू आउट if you look at 3, 4, 5 years, this company has been a very strong company, but इसका स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जाता because of the private equity का जो ओवरहैंग है. तो इनका प्राइस टू बुक दोनों कंपनीज का 2.9, 2.8 पे आया है. एक वक्त पे ये 3.5 पर ट्रेड करती थी. सो व्हेन द प्राइस टू बुक वुड कम टू अराउंड 2.5, 2.6, आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दीज कंपनीज वुड बी अ वेरी गुड बाय, राइट. तो थोड़ा पेन दिख रहा है इसमें, थोड़ा पेन दिखेगा अगले 2-3 क्वार्टर में, बट दैट वुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्राइस टू बुक टू कम एट 2.5 एंड दैट इज वेयर पीपल कुड काइंड ऑफ enter in these companies. So these are not stock recommendations. If you found value in these videos, please give me a simple like. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.